चलें फिर से शुरू कर देते हैं। वायरस को जो हमने कहा कि वायरस की जो क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट वेज पर जो है वो वायरस की क्लासिफिकेशन हमने की, एक साइंटिस्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। जैसे कुछ वायरस होते हैं रोड शेप वायरस, देखें अब ये वायरस की शेप कैसी है, रोड की तरह है, सलाखनुमा है, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं रोड शेप वायरस। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो क्या है, वो रोड शेप वायरस है। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, उनकी आउटलाइन राउंड होते हैं, ऐसे स्फेयर की तरह स्फेरिकल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्फेरिकल वायरस। और पोलियो वायरस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, पोलियो वायरस एग्जाम्पल है स्फेरिकल वायरस की, एग्जाम्पल पोलियो वायरस है, वो भी स्फेरिकल होता है। कुछ होते हैं टेडपोल शेप, टेडपोल मेढक का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं, इस तरह की उसकी शेप होती है टेडपोल की। तो कुछ वायरस टेडपोल शेप के होते हैं, उनको टेडपोल वायरस कहते हैं। और उसकी मिसाल में क्या आ जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है वायरस, वो इस ग्रुप में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टेडपोल वायरस। तो ये देखें वायरस की जो क्लासिफिकेशन हमने करी, किसकी बेस पे की, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वी कैन क्लासीफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम वायरस को न्यूक्लिक एसिड की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। न्यूक्लिक एसिड दो ही टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो ऐसे वायरस जिनके पास डीएनए होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, तो ऐसे वायरस को हम किस में रखते हैं, ऐसे जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उन वायरस को हम डीएनए वायरस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, वो डीएनए वायरस है। इसी तरीके से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है, तो उनको हम कहते हैं आरएनए वायरस। जैसे एड्स का जो वायरस है एचआईवी, वो कौन सा वायरस है, वो आरएनए वायरस है। इसके अलावा वायरस को हम ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी जिस पर वो अटैक करता है। वो वायरस जिनका होस्ट प्लांट होता है तो उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या है, ये एक प्लांट वायरस है, क्योंकि ये किस पर अटैक करता है, इसका होस्ट जो है वो क्या है, प्लांट है। एनिमल वायरस या इनको हम जूफेज जूफेज प्लांट वायरस को हम फोटोफेज वायरस, फाइटोफेज वायरस भी कह सकते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट, फाइटोफेज वायरस यानी प्लांट पर अटैक करने वाले वायरस। इसी तरीके से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल पर अटैक करते हैं, और उनको हम कहते हैं एनिमल वायरस है, और उनको हम कहते हैं बेसिकली जूफेज वायरस। एनिमल पर अटैक करने वाले वायरस हैं, उनको आप जूफेज वायरस भी कह सकते हैं। जैसे एचआईवी का वायरस है, रेबीज है, ये सब क्या है, ये कोरोना वायरस भी कौन सा वायरस है, एनिमल वायरस है। एनिमल पर अटैक करता है क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल के ग्रुप में आ जाते हैं। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। इसके अलावा भी वायरसेस को और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, वायरसेस में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी बुनियाद पे भी हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपकी बुक में डिफरेंट ग्रुप दिए हुए हैं इस तरह के वायरस के। सबसे नंबर 1 पर जो ग्रुप दिया हुआ है वो है अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब आप देखिए यहाँ इस ये जो पूरी क्लासिफिक वायरस का ग्रुप है, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक बताएं, एक तो अनएनवेलप, एक प्लस स्ट्रैंड और एक आरएनए वायरस। अनएनवेलप का मतलब क्या होता है, दे लैक एनवेलप, यानी इनके ऊपर क्या मौजूद नहीं होता, इनके ऊपर एनवेलप मौजूद नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि वायरस का जो कैप्सिड होता है, वायरस के कैप्सिड के ऊपर एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं एनवेलप। अब इन वायरस के पास एनवेलप नहीं होता तो इनको हम कहते हैं अनएनवेलप वायरस, बिकॉज दे लैक एनवेलप। इसके अलावा हम इसको कहते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब आप ये देखें प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस का मतलब क्या होता है। देखें कुछ वायरस ऐसे होते हैं आरएनए वायरस, कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं, वो जब उनका आरएनए जब होस्ट सेल में दाखिल होता है तो उनके आरएनए से पहले क्या बनेगा, उनके वो आरएनए पहले बनाता है मैसेंजर आरएनए। वो आरएनए पहले क्या बनाएगा, वो पहले बनाएगा मैसेंजर आरएनए। फिर वो मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम फिर क्या बना कर देगा, उनके प्रोटीन। मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं पहले उनका आरएनए जब होस्ट सेल में दाखिल होता है तो ये आरएनए डायरेक्ट राइबोसोम के पास नहीं जाएगा, ये राइबोसोम है, क्योंकि इस आरएनए को मैसेज किसको देना है, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने का, राइबोसोम को बेसिकली प्रोटीन बनाने का मैसेज देना है। तो क्या होता है, ये डायरेक्ट राइबोसोम के पास नहीं जाएगा। पहले ये आरएनए, ये जो आरएनए इसमें आया है अभी, तो ये सिंपल आरएनए है,
पहले ही आरएनए क्या बनाएगा, पहले ही आरएनए बनाएगा मैसेंजर आरएनए, फिर ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास, फिर ये राइबोसोम उसको प्रोटीन बनाकर देगा। तो ऐसे वायरसेस को तो हम कहते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जिनको क्या, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। मतलब माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कौन से आरएनए वायरस होते हैं, जो डायरेक्ट राइबोसोम के पास नहीं जाते। पहले वो क्या बनाते हैं, पहले वो बनाते हैं मैसेंजर आरएनए, और फिर वो मैसेंजर आरएनए किसके पास जाता है, मैसेंजर आरएनए जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास जाएगा प्रोटीन सर बनाने के लिए। प्लस स्टैंड आरएनए आप माइनस अभी कह रहे हैं। प्लस, मैं पहले माइनस को बताने के बाद प्लस की तरफ आ रहा हूँ। अब देखो ये तो मैंने माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस बताया है ना, अब प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस देखो क्या होता है। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस वो वायरस होता है जो क्या करता है, मिसाल के तौर पे कोई भी आरएनए वाला वायरस ने क्या किया, अपना आरएनए दाखिल कर दिया किसके अंदर, आरएनए दाखिल कर दिया सेल में। अब ये जो आरएनए, ये इसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट किसके पास जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा राइबोसोम के पास। ये डायरेक्ट राइबोसोम के पास मैसेज ले जाएगा, प्रोटीन बनाने का इसको मैसेज देगा। तो इस किस्म का जो आरएनए वायरस होगा उसको कहेंगे प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके आरएनए को राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मैसेंजर आरएनए की। मतलब वो पहले मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और वो मैसेंजर आरएनए किसके पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि उनके आरएनए डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करते हैं, उनको किसी मैसेंजर आरएनए को बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो अब प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इनको प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज दियर आरएनए डायरेक्टली एक्ट एज मैसेंजर आरएनए। क्योंकि इसका जो आरएनए होता है उसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, वो डायरेक्टली किसके तौर पे काम करता है, वो डायरेक्टली काम करता है मैसेंजर आरएनए के तौर पे। तो इसको हम कहते हैं, इस वजह से ऐसे वायरस को हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो पोलियो वायरस, पोलियो वायरस किसकी एग्जांपल है, एक तरफ हमने देखा पोलियो वायरस स्फेरिकल वायरस की भी एग्जांपल है, और साथ साथ में क्या होता है, पोलियो वायरस के ऊपर एनवेलप नहीं होता, तो ये अनएनवेलप है। और पोलियो वायरस का जो आरएनए वायरस है, और कौन सा वाला आरएनए वायरस है, ये प्लस स्ट्रैंड, क्योंकि पोलियो के वायरस के आरएनए को मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। पोलियो वायरस और राइनो वायरस क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। राइनो वायरस वो वायरस हैं जो कोल्ड काज करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको डिजीजेज यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। डिजीजेज हम डिजीज वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम वायरल डिजीजेज को पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप ये याद रख लें कि किसकी मिसाल कौन से वायरस हैं। दूसरे नंबर पे है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब इन दोनों में देखें सिर्फ एक ही फर्क है, एक ही फर्क है। क्या फर्क है इन दोनों में, एक ही सिंगल डिफरेंस है, बताओ क्या फर्क है दोनों में। एक के पास एनवेलप है और एक के पास नहीं। हाँ, एक के पास एनवेलप है और दूसरे के पास एनवेलप नहीं है, बस यही डिफरेंस है किसके अंदर, एनवेलप वायरस में और अनएनवेलप वायरस में। वो भी प्लस स्ट्रैंड है और ये भी क्या है, ये भी प्लस स्ट्रैंड। और इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसकी एग्जांपल्स में एग्जांपल्स का भी फर्क है। सिर्फ एनवेलप होने की वजह से वायरस की कैटेगरी चेंज हो जाती है। देखें इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी कौन से वाले वायरस में आ जाते हैं, ये दोनों जो है वो अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस में आ जाते हैं। यानी इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जो है वो एनवेलप मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद वायरस की जो तीसरी किस्म है, जो तीसरी टाइप है, हम उसकी तरफ चल देते हैं, जो कहता है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस में आपकी बुक में ये मेंशन नहीं किया गया ये एनवेलप है या अनएनवेलप। असल में क्या होता है, ये दोनों ही हो सकते हैं, एनवेलप भी हो सकते हैं और ये अनएनवेलप भी हो सकते हैं। तो बस इस वजह से इसको बस डायरेक्ट दे दिया है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। Their RNA do not directly act as messenger RNA. That's why they are called minus strand. That's why they are called minus strand. इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं माइनस स्ट्रैंड। वही वाली बात मैंने अभी एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि इसके जो बेसिकली इसका जो आरएनए होता है, वो आरएनए जो है वो डायरेक्टली जो है वो राइबोसोम के पास नहीं जाता। पहले इसका आरएनए जो है वो क्या बनाएगा,
ये ऐसे आरएनए पहले मैसेंजर आरएनए बनाया, इस आरएनए ने पहले क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए, और फिर जो है वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास गया। मतलब ये आरएनए जो ये वाला आरएनए ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से दिस टाइप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। रेहब्डोवायरस इज एन रेहब्डोवायरस एंड पॉक्स वायरस। रेहब्डोवायरस और पॉक्स वायरस दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? दोनों ही जो है वो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस की एग्जांपल है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है, नंबर 1 हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, और ये फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप जो हमारे पास है वो है रेट्रोवायरस। अब थोड़ा सा रेट्रोवायरस को समझिएगा, रेट्रोवायरस से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ऊपर वाले में तो सिर्फ प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड दिमाग में रखिएगा, क्या होता है प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड। अभी जो है ना रेट्रोवायरस थोड़ा सा समझेंगे रेट्रोवायरस क्या होता है। अब देखो क्या होता है कि रेट्रोवायरस को सबसे पहली जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है रेट्रोवायरस की वो ये है कि रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये याद रखिएगा, इसका की पॉइंट क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ज्यादातर रेट्रोवायरस होते आरएनए वायरस हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता क्या है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो ये क्या काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट को पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं। ये डीएनए, इस डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बन गया, ये डीएनए बना लिया, डीएनए ने ये आरएनए या मैसेंजर आरएनए बना लिया, तो क्या हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में क्या हो, ये मैसेंजर आरएनए, ये जो आरएनए ये दोबारा क्या बना ले, ये दोबारा बना ले डीएनए। आरएनए से दोबारा क्या बन जाए, आरएनए से दोबारा डीएनए बने। जब आरएनए से दोबारा डीएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन जो एंजाइम कराता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन आरएनए अगर दोबारा डीएनए बनाए तो ये रिवर्स हो गया, इसको हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिस एंजाइम की वजह से होती है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डेफिनेशन क्या यहाँ क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए एंड दे आर एनवेलप वायरस। रेट्रोवायरस भी कौन से वाले वायरस होते हैं, ये भी एनवेलप वायरस होते हैं, इनके ऊपर एनवेलप यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। और इसकी एग्जांपल है एचआईवी। आपकी बुक में हेपेटाइटिस बी भी दे दिया है, जबकि हेपेटाइटिस बी तो डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी इसकी एग्जांपल में नहीं आता, आपकी बुक में दे दिया है, वो मिस्टेक है। और रेट्रोवायरस की एग्जांपल क्या है, रेट्रोवायरस की एग्जांपल एचआईवी है, ह्यूमन अमीनो वायरस। और इसकी ये आरएनए वायरस होता है, इसका आरएनए जब हमारे डब्ल्यूबीसी पर जब ये अटैक करता है और उनके अंदर जब दाखिल होता है इसका आरएनए, तो इसका आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हमारे डीएनए के साथ अटैच होकर फिर आगे वाला अपना प्रोसेस पूरा करता है। कोई क्वेश्चन हो तो इस स्लाइड में से करें, फिर मैं दूसरी स्लाइड की तरफ चलूंगा। जो मैंने अभी स्लाइड्स एक्सप्लेन की हैं इनमें से कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर मैं दूसरी स्लाइड की तरफ चलता हूँ। सर जी जी। सर यहाँ जो आपने एनवेलप की बात की है सर, ये वायरल एनवेलप कह रहे हैं या कैप्सिड की बात कर रहे हैं? नहीं, वायरल एनवेलप की बात कर रहा हूँ, कैप्सिड की बात नहीं कर रहा हूँ। एनवेलप की बात कर रहा हूँ जो मेम्ब्रेन इसके ऊपर चढ़ी होती है। कैप्सिड तो तमाम वायरस पे होगा ना, अगर कैप्सिड होगा नहीं तो आप उसको तो वायरस ही कंसीडर नहीं करेंगे। कैप्सिड तो वायरस होने के लिए लाजमी है, अगर कैप्सिड नहीं होगा तो आप उसको वायरस कहोगे नहीं। लेकिन ये है कि एनवेलप कुछ वायरस पे होता है और कुछ वायरस में नहीं होता, बाकी कैप्सिड तो कुछ में सब में ही होगा। हो गया क्लियर, हाँ आगे चल। जी जी पूछें, जी जी पूछें। सर आप एक बार फिर से एनवेलप वायरस के बारे में बताइए कि क्या होता है। एनवेलप वायरस क्या होता है, देखो अगर वायरस की जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, वायरस की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होता है उसके पास ये जिन ये वायरल जीनोम। वायरल जीनोम डीएनए भी हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरल जीनोम के बाद वायरस के पास जो दूसरी चीज होती है
वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट चढ़ा हुआ होता है। देयर इज अ कवरिंग ऑफ प्रोटीन अराउंड वायरल जीनोम। और ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सिड। ये ब्लू से शो कर रहा हूँ इस कवरिंग को, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कैप्सिड कहते हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है कि इस कवरिंग के ऊपर भी, इस कवरिंग के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। कवरिंग है और इस कवरिंग के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं वायरल एनवेलप। इसको क्या कहते हैं? वायरल एनवेलप। ये कुछ वायरस के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती। जिनके पास होती है उसको एनवेलप वायरस कहते हैं, जिनके पास नहीं होती उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम अनएनवेलप वायरस कह देते हैं। सर जी जी। सर इसमें आपने रेट्रोवायरस के एग्जांपल में कहा है कि हेपेटाइटिस बी नहीं आ सकता, सर क्यों नहीं आ नहीं, सकता हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस बी इसकी वायरस की, क्योंकि रेट्रोवायरस ज्यादातर ये आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस आरएनए वायरस नहीं है, वो डीएनए वायरस। तो वो सर पहले लेकिन ही ये अपने आपकी बुक में मिस्टेक है। लेकिन एक बार बताऊं आपको, जब वो डीएनए वायरस है तो उसको डीएनए बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आएगी? वो तो खुद ही डीएनए वायरस है। और सर रेट्रो लेकिन वायरस, ये अपने आरएनए से डीएनए बना रहा है ना सर? ये अपने आरएनए से डीएनए क्यों बनाता है? ताकि होस्ट के डीएनए के साथ अटैच होकर उसको अच्छे तरीके से क्या कर सके? काबू कर सके, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए। ये तो जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर होगा। आगे चलें स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की सर तरफ। डब्ल्यूबीसी जी जी पूछे। सर डब्ल्यूबीसी इस वायरस को किल क्यों नहीं कर पाते? डब्ल्यूबीसी वायरस बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास जो हेपेटाइटिस बेसिकली एड्स का जो वायरस होता है ना, वो जितनी दफा भी दाखिल होता है अपनी वाली ऊपर वाली स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेता है। इसकी स्ट्रक्चर हर दफा इसकी जीनोम में भी थोड़ा चेंज आता है, तो एक दफा किल कर लें, दूसरी दफा फिर नहीं कर पाते। और बेसिकली वायरसेस पर डब्ल्यूबीसी इतना काम नहीं करते। वायरसेस पर तो हमारी एंटीबॉडीज काम करती हैं ज्यादातर। एंटीबॉडीज या हमारे जो दूसरे वाले सेल्स होते हैं, टी सेल्स काम करते हैं। और ये सबसे पहले जाकर क्या करते हैं? ये वायरस सबसे पहले हमारे हेल्पर टी सेल्स को ही जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब मैं एड्स का बताऊंगा ना आपको, एड्स के हवाले से, तो फिर उस वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब एड्स को हम पढ़ेंगे। तो आगे चलें। अभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैं यहाँ पर तमाम आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तमाम इन स्लाइड्स पर जो है मैं शो कर चुका हूँ, जो आपके लिए काफी होंगे जितना आप याद कर लो। यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। देखो हमें पता है ना, ज्यादातर वायरस तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए भी क्या होता है? आरएनए जिनमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के नाम से ही जाहिर है कि ये कौन से होते हैं? दे आर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। यानी इनमें आरएनए जो है वो क्या होता है? इनमें आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें 2 आरएनए के जो है वो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अच्छा, 2 डोरियां होती हैं आरएनए की, और ये आइकोसाहेड्रल होते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है 20 फेसेस। यानी इसको आप देखेंगे तो ऐसे इसके फेसेस अगर काउंट करेंगे तो टोटल कितने होंगे? ऐसे काउंट करते जाएं 1 2 3, ऐसे कितने फेसेस होंगे? 20। तो ऐसे वायरस जिनके 20 फेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आइकोसाहेड्रल। इसके अलावा ये वायरस भी जो है आरएनए वायरस है, जापाते में आरएनए, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसके अलावा एक और चीज देख लें कि इनफेक्ट प्लांट एंड एनिमल, दोनों पर इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट्स पर भी इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, और दूसरे नंबर पर क्या करते हैं? ये एनिमल्स पर भी अटैक करते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये कौन से फीवर काज करते हैं? कोलार्डो टिक फीवर काज करते हैं। अमेरिका की आई थिंक या रियासत है कोलार्डो, वहां पर ये होता है, तो इस वजह से इसको नाम दे दिया गया कोलार्डो टिक फीवर। ये काज करते हैं, ये डिजीज काज करते हैं। और रियो वायरस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? रियो वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की एग्जाम्पल है। बहुत ज्यादा इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह, जैसे मतलब इसकी ज्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह इस तरह याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हो सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक दे दें कि वायरस सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या वायरस डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, तो इनकी जो मेन हेडिंग है ना, आप इन पर ज्यादा फोकस करें। सिर्फ ये एग्जाम्पल याद कर लें, रियो वायरस, जो उसके ऊपर आपकी बुक में जो साथ में एग्जाम्पल दी हुई है ना ऐसे रियो वायरस, वो याद करें, वो ज्यादा है। अंदर जो दी है उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। अब स्मॉल जीनोम से आपको, डीएनए वायरस से तो आपको पता लग गया हो गया कि ये वायरस कौन से वायरस होते हैं। ये वायरस होते हैं जिनके पास क्या होता है? डीएनए होता है।
डीएनए तो इनके पास होता है, लेकिन डीएनए पर जीन कम लगे हुए होते हैं, 4 जीन लगे हुए हैं, 3 जीन लगे हुए हैं। तो इसको वजह से हम इनको क्या कहते हैं, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। यानी डीएनए वायरस है लेकिन उनपे जीन क्या होते हैं, कम होते हैं। हैव स्मॉल जीनोम, इनके पास जीनोम या जीन क्या होते हैं, कम होते हैं। सम हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अदर हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी इन वायरस में से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और कुछ वायरस के पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो हमें यहाँ पर ये बात भी एक पता लग गई कि अगर हमसे पूछा जाए कि डीएनए क्या हमेशा ही डबल स्ट्रैंडेड होता है, नहीं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। या अगर आपसे कहा जाए कि आरएनए क्या हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि हमने आरएनए और डीएनए के डिफरेंसेस में ये बात पढ़ी हुई है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि ऑल लिविंग और इन ऑल कंडीशंस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तमाम कंडीशन में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, बिकॉज इन स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इनमें डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल भी होता है और उसके साथ सिंगल भी हो जाता है। इसके साथ जो है वो पर्वो वायरस है, क्या डिजीज काज करता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्वो वायरस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो भी जो है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस की एग्जाम्पल है। इसके बाद मीडियम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस, यानी जिनके पास जीन या मीडियम होंगे या ज्यादा होंगे, और ये वायरस तमाम क्या होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि जो स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। लेकिन लार्ज जीनोम जो डीएनए वायरस होता है वो लाजमी तौर पे क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। हर्पेज वायरस, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपने पढ़ी होंगी, हर्पेज वायरस की वजह से होती हैं। तो ये हर्पेज वायरस किसकी एग्जाम्पल है, ये मीडियम और लार्ज जीनोम डीएनए वायरस की एग्जाम्पल है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डीएनए वायरस ही होते हैं लेकिन वो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इन वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। आगे जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो हम जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस ही को पढ़ेंगे। पहले आप इसको से मुझसे क्वेश्चंस कर लें, फिर हम बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में पढ़ेंगे। जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत सारा ऐसे दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा याद कैसे होगा, इसमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें दे दी हैं। इसको याद करने को आपने किस तरह से याद करना है, कौन से पॉइंट पर फोकस करना है, ये स्लाइड मैंने इसी वजह से बना दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसको इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, इसी तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को आप याद कर लें। बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा डीप में इसके जाने की इतनी जरूरत नहीं है एंटी टेस्ट के हवाले से। बेसिक बस आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। So it was all about the classification of virus. First of all, I told you that we can classify virus on the basis of morphology. And on the basis of morphology, we can divide virus into 3 groups. These are rod-shaped virus, spherical virus, as well as tadpole virus. After that, I told you that virus can also be classified on the basis of nucleic acid. Nucleic acid are of 2 types. One is DNA and other one is RNA. So viruses are also of 2 types on the basis of nucleic acid. They may be DNA virus or they may be RNA virus. Even we can divide virus on the basis of host, where on the organism on which viruses attack. If they attack on plant, they are called plant viruses. If they attack on animal, they are called animal viruses. If they attack on bacteria, they are called bacteriophage virus. And we can also classify bacteria on the basis of envelope, unenveloped, on the basis of plus strand or RNA, minus strand RNA, small genome and large genome, on the basis of the presence of reverse transcriptase enzyme. So these are the group of viruses on the basis of their diversity. मतलब different इनके जो character हैं उनकी different जो diversity है, on the basis of which we can divide bacteria into different groups. And I told you these different group of bacteria: unenveloped plus strand RNA virus. I told you what is unenveloped and what is plus strand RNA virus. After that, I told you about envelope virus. Example of envelope plus strand RNA virus. Example of plus strand RNA virus is hepatitis A and hepatitis C. Minus strand RNA virus, and they are basically rhabdovirus is an example of minus strand RNA virus. After that, retrovirus. Retrovirus is an example of retrovirus is HIV virus. And the main point is that retrovirus are those virus which have reverse transcriptase enzyme, because reverse transcriptase enzyme found only in retrovirus,
not any in other viruses or not any in other organisms. After that, I told you about double-stranded RNA virus, those virus which have double-stranded RNA. In this, the example of double-stranded RNA virus is Rio virus. And after that, I told you about small genome DNA virus. Small genome DNA virus may be single-stranded or double-stranded, and parvovirus is their example. After that, medium and large genome DNA virus, they are always double-stranded, and herpes virus is their example. And after that, bacteriophage virus, which attack on bacteria. It is also an example of DNA virus. आगे चलें? सर Yes, sir. जी पूछें. हेपेटाइटिस बी वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के पास नहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता. उसके पास एक पॉलीमरेज जो HIV के पास होता है, इसके पास नहीं होता. तो अगर वो होता तो हम इसको कर देते, क्या कहते हैं, चाहिए कि इसके अंदर रेट्रोवायरस के अंदर जो है हम इसको इंक्लूड करते. ये होता तो इसके अंदर. सर जी पूछें. सर अगर हम कोरोना वायरस को देखें तो इसकी मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ पीक्स आ रही हैं, तो सर ये पीक्स क्यों आ रही हैं? एक दफा में फैलना चाहिए ना पूरी दुनिया में, तो ये अचानक से केसेस कम क्यों हो जाते हैं? केसेस कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं. देखो एक और दूसरी बात आपको एक बार तो बता सर दूं, पीक्स क्यों आ रही हैं? पीक्स इस वजह से भी. देखो एक चीज क्या होती है कि ये भी कहा जाता है कि हमारे पास देखो कोरोना से इतने लोग नहीं मरे शुरू में जितने अमेरिका में या दूसरी जगह मर गए. एक बात ये भी कही जा रही है कि उनके पास जो कोरोना वायरस है उसकी थोड़ी सी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं हमारे पास वाले से मुख्तलिफ है. वो इतना सीवियर है, हमारे वाला इतना सीवियर नहीं है, ये कहा जा रहा है. और देखो पीक्स तो किस तरीके से आ सकती हैं. अब क्या होता है कि आप इस वायरस के बारे ये भी तो हो सकता है कि वायरस अपने आप को दोबारा से क्या कहना चाहिए कि मजीद जो है वो मजबूत कर लेता है, मजीद अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है. तो इस वजह से भी शायद दोबारा पीक आ रही है. और इसकी जब थोड़ा हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वो फिर कम हो जाता है. तो अभी तक जो है वो ये अब क्या बहुत सारी कंट्रीज ने तो कंट्रोल कर लिया, दोबारा पीक्स नहीं आई हैं कुछ कंट्रीज में. अब तो हमारा सर चाइना में आ रही है, चाइना में, साउथ कोरिया में दोबारा केसेस आए हैं. दोबारा आ रहे हैं चाइना, ये मुझे पता नहीं था अभी. मैं फिर इसको मैंने भी पढ़ा भी नहीं इस चीज को कि दोबारा कैसे आए. यार ये अब दोबारा कैसे आ गए तो फिर क्या होगा हमारा. तो ये चाइना और इसमें साउथ कोरिया वगैरह के अंदर जो है वो दोबारा वो युहान जो था वहां पर तो नहीं आए ना. सर बीजिंग में दोबारा स्टार्ट हुआ है, दोबारा पीक आई है इसकी. अब देखें प्रॉब्लम ये होता है अगर इसने अपने आप को फिर चेंज कर लिया और ये फिर किसी नए फॉर्म में आया तो फिर ये हमारे लिए एक दूसरा मसला हो जाएगा. सर फिर तो वैक्सीन ही नहीं बनेगी ना, क्योंकि तो यही तो सरफेस की चेंज हो रही है. यही तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त आएगा अगर हम इसकी वैक्सीन नहीं बनी तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा ये. क्योंकि वैक्सीन अगर नहीं बनती तो फिर हमें खुद ही अपने आप को इम्यून करना पड़ेगा. फिर हमें इस वायरस के साथ ही जो है वो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते. फिर तो आप चाहे कुछ भी चीजें बंद, कब तक आप बंद रह सकते हो? 1 साल 2 साल, कितने साल? फिर ये होगा कि बस जिसके पास इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो सरवाइव करेगा, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो मर जाएगा. और इसी को अब हम पढ़ेंगे जब हम डार्विन की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होंगे वो सरवाइव कर जाएंगे और वही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं के आगे नस्ल जो है वो चलेगी, इजी होगी. लेकिन दुआ करें अल्लाह करे ये खत्म हो जाए. सर वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई है लास्ट स्टेज में. हाँ स्टेज बना रहे हैं वैक्सीन. और वैक्सीन असल में मसला पता है क्या होता है, हमारी तरह नहीं होता कि वो लोग वैक्सीन बनाकर फौरन ही जो है आप मार्केट में लेकर आ जाएं. इसको कई सालों तक ट्राई किया जाता है. ट्राई करने के बाद जो है ना वो फिर जो है वो जाकर मार्केट के अंदर लेकर आते हैं. अब यहाँ पर तो पता नहीं कितने कितने इलाज बता दिए कोरोना के पहले से. हमारे वो तो बेचारे वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे पास तो रोज व्हाट्सएप पर एक नया इलाज आ जाता है कोरोना का. ऐसा नहीं होता, वो बाकायदा जो है वो प्रॉपर वे में. अगर आप अभी भी ना मीडिया देखो ना, CNN देखो और हमारा मीडिया देखो तो उसमें फर्क है. CNN वालों से पूछेंगे ना तो वो कोई एग्जैक्टली बात करते ही नहीं थे. हमारे पास तो मीडिया ने तो ये भी बात करना शुरू कर दी थी गर्म पानी पीने से खत्म हो जाएगा और जब गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगा. लेकिन CNN ने कभी भी एक दफा भी ये बात नहीं कही. उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास अभी कोई एग्जैक्टली कोई क्या कहना चाहिए ऐसा क्या कहना चाहिए रिजल्ट्स नहीं है, ये हम किस बेस पर ये बात करें तो ऐसी अभी कोई बात कर नहीं सकते. ये कहा था उन्होंने कि दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के एंड तक जो है वो वैक्सीन आ जाएगी. चलें दिसंबर के एंड तक वैक्सीन आ जाएगी तो दिसंबर के एंड तक आप अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा. एंट्री वो एग्जाम दोबारा कह रहे हैं कि अभी आपके एग्जाम दोबारा हो रहे हैं.
वो भी नो मुझे समझ सर, नहीं, अभी कहा है ना बीच में एग्जाम होंगे नहीं होगे दोबारा। सर। सर नहीं होंगे। होंगे तो नहीं, लेकिन अब आपको नहीं पता कि दोबारा अब ये बात चल रही है कि अभी असल में हमारे पास हर चीज एक कानून के थ्रू होती है। तो बोर्ड के कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रोमोट किया जा सके। या तो फिर एक नया कानून पास किया जाएगा असेंबली से या कहीं से भी, कि ये नया एक कानून बोर्ड के उसमें डाला जाए कि जो है वो इस तरह से भी एग्जाम हो सकते हैं। जब वो कानून आ जाएगा तो फिर आपको प्रोमोट कर देंगे। यानी हर चीज के लिए कानून बनाना पड़ेगा पहले उन्हें। सर तो आप वैसे 4th चैप्टर के एमसीक्यूज। 4th चैप्टर के एमसीक्यूज में जहाँ कोई प्रॉब्लम था तो आप मुझसे पूछें। एक वो अच्छा वो देख सर लीजिएगा मैंने 8 एमसीक्यूज सेंड किया था, आपको प्रॉब्लम थी 8 उसमें। एमसीक्यूज। अच्छा एक और बात याद देखिएगा, साइटोस्केलेटन डिपोजिशन में हेल्प करता है वो, गलती से वहां गोल्जी बॉडीज आ गया था। अच्छा दूसरी 8 एमसीक्यूज जो आपको मुझे सेंड किया था अभी मुझे बताएं उसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैं भी आपको सर बताऊं। 8 एमसीक्यूज था जिसमें लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बतानी थी कि वो कौन सा वे यूज करता है। लाइपोप्रोट उसके अंदर पहले जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर गोल्जी बॉडीज में जाएगा, उसके बाद लाइसोसोम। वो यस सर। जो उसमें लाइसोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया था, लाइसोसोम के गोल्जी बॉडी से डायरेक्ट जो है वो गोल्जी वेजिकल्स में चला जाता है। लाइसोसोम भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये असल इसका ऑप्शन ये होगा सही। आपको कोई कंफ्यूजन थी इस ऑप्शन में? यस सर, अगर ये थोड़ा सा समझना था कि किस तरह हाँ लाइपोप्रोटीन ये मैंने जब आपको मतलब जा बताया, रहा हाँ है। मैंने आपको ये बताया था कि जब वो होता है ना मिसाल के तौर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है। यस सर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। आपकी बुक में ऐसी पूरी की पूरी बनी हुई है, जहाँ गोल्जी बोर्ड देखेंगे ना वहां पर ये सीक्वेंस बना हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लिपिड। अब ये लिपिड जो है वो किसमें चला जाता है, ये लिपिड फॉर एग्जांपल चला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। या पहले आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन चला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों लिपिड और प्रोटीन किस में चले गए, गोल्जी बॉडीज में चले गए। गोल्जी बॉडीज ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को मिलाकर लिपोप्रोटीन बना दिया, और फिर इस लिपोप्रोटीन को किसी वेजिकल में लाइसोसोम में बंद करके क्या है आगे ट्रांसफर कर दिया। तो ये इस तरह से सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चलेगी। ओके सर। जहां पर गोल्जी बॉडीज मैंने का जहां गोल्जी बॉडीज की तस्वीर बनी हुई ना वहां पर ये सीक्वेंस देखें ऐसे लिखी हुई होगी, आपने उसी को फॉलो करना है। ओके सर। ये उस तरह से है। चलें आज के, जी जी पूछें। सर ये कोरोना वायरस को हम रेट्रोवायरस में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो अपना फेस चेंज कर रहा है। नहीं फेस तो चेंज कर रहा है, मगर इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है या नहीं है। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो आप इसको रेट्रोवायरस कहेंगे, फेस चेंज करने से नहीं कहेंगे। बस वायरस ऐसे होते हैं रेट्रो एंजाइम नहीं होता फिर भी फेस चेंज करते हैं। तो ये नहीं, ये तो आप उस बेस पर करेंगे। इसके लिए पहले देखना पड़ेगा आप इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास एंजाइम है तो आप इसको रेट्रोवायरस में डाल सकते हैं। ये तो मैंने भी अभी इसमें देखा।